हेलो दोस्तों, क्या आप सच में लोगों को समझना चाहते हैं? क्या आप उनके व्यवहार, उनकी सोच और उनकी असली मंशा को पहचानना चाहते हैं? हम हर दिन अनगिनत लोगों से मिलते हैं। कुछ हमें पसंद आते हैं, कुछ नहीं। कुछ हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं, जबकि कुछ हमें कन्फ्यूज कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान आखिर बिहेव कैसे करते हैं? क्यों कुछ लोग इतने चार्मिंग और इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जबकि कुछ की बातें सुनकर ही इरिटेशन होने लगता है? क्यों कुछ लोग दूसरों को आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं, जबकि कुछ बार-बार धोखा खा जाते हैं? ये सब कोई मैजिक नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजी है, द लॉज़ ऑफ ह्यूमन नेचर। ये किताब हमें सिखाती है कि इंसानों का नेचर प्रिडिक्टेबल है और अगर हम इसे समझ लें, तो हमारी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल करियर। अगर आपको लोगों की असली नेचर की नॉलेज होगी, तो आप हर सिचुएशन में स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं। इस किताब के ऑथर रॉबर्ट ग्रीन हैं, जो अपनी डीप रिसर्च और पावरफुल स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इसमें इंसानी साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, पावर डायनामिक्स और बिहेवियर पैटर्न्स को डिकोड किया है, जिसे समझकर हम अपनी लाइफ में एक नया लेवल अचीव कर सकते हैं। इमेजिन करें, आप किसी नए इंसान से मिलते हैं। वो बहुत फ्रेंडली दिखता है, लेकिन कुछ ही समय में आपको लगता है कि वो आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है। या फिर कोई आपका अच्छा दोस्त आपको हमेशा सपोर्ट करता है, लेकिन एक दिन अचानक एहसास होता है कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहा था। ऐसे मोमेंट्स में हम सोचते हैं, काश मैं पहले ही समझ पाता, और यही गलती हम बार-बार दोहराते हैं। लेकिन अगर हम इंसानों की साइकोलॉजी को सही से समझ लें, तो ना सिर्फ हम अपने आसपास के लोगों को डिकोड कर सकते हैं, बल्कि खुद को भी एक बेहतर वर्जन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चाहे ऑफिस हो, कोई पार्टी हो या फिर सोशल मीडिया, कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें, फिर भी उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। क्या ये सिर्फ लक की बात है? नहीं, इसके पीछे एक पूरा साइंस छुपा हुआ है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें यही सिखाती है कि कैसे कुछ लोग दूसरों के इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे कुछ लोग पावर को अपनी एडवांटेज में यूज करते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे हम इन पैटर्न्स को पहचान कर अपनी लाइफ को कंट्रोल में ले सकते हैं। इंसानों के बिहेवियर को समझना सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि ये सर्वाइवल की एक स्ट्रैटेजी है। अगर आप लोगों की इंटेंशंस, इमोशंस और उनके हिडन मोटिव्स को डीकोड कर सकते हैं, तो कोई भी आपको इजीली फूल नहीं कर सकता। आप अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बना सकते हैं, अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं और हर सिचुएशन में खुद को पावरफुल बना सकते हैं। इस वीडियो में हम इस अमेजिंग बुक की डीप डाइव समरी करने वाले हैं, जहां आपको पता चलेगा कि कैसे आप दूसरों की ट्रू नेचर को पहचान सकते हैं, कैसे अपनी इमोशनल वीकनेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप इसे मिस करते हैं, तो आप उस पावर को खो देंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। अब चलिए डाइव करते हैं द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की इस शानदार जर्नी में, जहां हम इंसान की साइकोलॉजी के सबसे गहरे सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे। चैप्टर 1, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी, अतार्किकता का नियम। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना ठोस वजह के अचानक गुस्सा क्यों हो जाते हैं? क्यों हम में से कई लोग इमोशंस के प्रभाव में आकर ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो बाद में हमें पछतावे की ओर ले जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि हम किसी चीज को एक नजरिए से देखने लगते हैं और उसी पर अड़ जाते हैं, भले ही हकीकत कुछ और हो? यह सब इंसानी स्वभाव की एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है। हम सभी किसी न किसी हद तक इरेशनल होते हैं, और जब हम ये मान लेते हैं कि हम पूरी तरह से लॉजिकल हैं, तब असल में हम सबसे ज्यादा भ्रम में होते हैं। अगर आप अपने चारों तरफ देखें, तो पाएंगे कि दुनिया में बड़े बड़े डिसीजंस भी सिर्फ लॉजिक के आधार पर नहीं लिए जाते। लोग पॉलिटिक्स, बिजनेस, रिलेशनशिप्स और करियर में भी ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो अक्सर उनकी इमोशन से प्रेरित होते हैं। फिर भी हर कोई यही मानता है कि उसने बहुत सोच समझकर लॉजिकल फैसला लिया है। एक व्यक्ति चाहे कितना भी इंटेलिजेंट और एजुकेटेड क्यों ना हो, लेकिन कभी-कभी वह गुस्से में आकर ऐसा काम कर बैठता है जो उसके लिए नुकसानदायक साबित होता है। एक व्यापारी जो सालों से अपने बिजनेस में सफल रहा है, लेकिन एक बार लालच में आकर
कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठता है और सब कुछ खो देता है। एक लीडर जो अपनी दूरदर्शिता के लिए जाना जाता है, मगर जब ईगो उस पर हावी हो जाता है, तो वह गलत निर्णय लेकर अपनी रेपुटेशन को धूमिल कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसानी दिमाग में इमोशंस तर्क से अधिक प्रभावी होते हैं। जब हम किसी चीज को लेकर भावुक होते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसे सही ठहराने के लिए कोई ना कोई तर्क गढ़ लेता है, चाहे वह कितना भी गलत क्यों ना हो। इसे रैशनलाइजेशन कहा जाता है। मतलब हम अपने गलत फैसलों को भी सही साबित करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि उन्हें स्वीकार कर सुधारने की कोशिश करें। मान लीजिए, आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं। अगर वह कोई गलती करता है, तो आप उसे इग्नोर कर देंगे या उसे माफ करने के बहाने ढूंढ लेंगे। लेकिन वही गलती अगर कोई ऐसा व्यक्ति करे जिसे आप पसंद नहीं करते, तो वह आपको बहुत बड़ी लगने लगेगी। ये दर्शाता है कि हम चीजों को निष्पक्ष होकर नहीं देखते, बल्कि हमारी इमोशंस हमें प्रभावित करती है। इसी तरह जब हम किसी चीज से फियर महसूस करते हैं, तो हमारा दिमाग उसी डर को सही साबित करने के लिए कारण ढूंढने लगता है। अगर हमें लगता है कि हम फेल हो सकते हैं, तो हम उन सभी कारणों पर ध्यान देने लगते हैं जो हमारी असफलता को सिद्ध कर सकते हैं। ये इमोशनल थिंकिंग हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर सच में अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम पूरी तरह से तर्क संगत नहीं हैं। हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या मेरा यह निर्णय किसी इमोशन से प्रभावित है? अगर हाँ, तो हमें एक कदम पीछे हटकर एनालाइज करना होगा। कभी कभी हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ है, लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को अलग रखकर सोचें, तो हो सकता है कि वह वास्तव में हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा हो। जब हम एंगर में होते हैं, तो हमें यही लगता है कि हमने सही प्रतिक्रिया दी है। लेकिन अगर हम शांत दिमाग से सोचें, तो हमें अपनी गलती का एहसास हो सकता है। स्वयं को भावनाओं से मुक्त करने की कला महान लीडर्स और सफल लोग बखूबी सीख चुके होते हैं। वे अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं और ये समझते हैं कि किसी भी सिचुएशन में तुरंत रिएक्शन देने के बजाय थोड़ा रुककर, गहरी सांस लेकर और लॉजिकल सोच अपनाकर डिसीजन लेना ज्यादा बेहतर होता है। जब भी हम किसी इमोशन से प्रेरित होकर कोई डिसीजन लेने वाले हों, तो हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं इस सिचुएशन को अनबायस्ड तरीके से देख रहा हूं? क्या मेरा डिसीजन किसी डर, लालच, गुस्से या ईगो से प्रभावित हो रहा है? अगर मेरी जगह कोई और होता, तो वह क्या करता? अगर हम इन सवालों के जवाब ईमानदारी से दे पाएं, तो हम अपने रैशनल बिहेवियर को समझ सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इरैशनैलिटी सिर्फ दूसरों में नहीं होती, यह हमारे अंदर भी मौजूद होती है। अगर हम यह मान लें कि हम भी गलत सोच सकते हैं, तो यही पहला कदम होगा अपने दिमाग को ज्यादा रैशनल बनाने की ओर। इमोशंस हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हम उन्हें बिना सोचे समझे अपने डिसीजंस पर हावी होने दें, तो वे हमें नुकसान पहुंचा सकती है। चैप्टर 2, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म, आत्म मुग्धता का नियम, जो हर बात में खुद को सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश करता है। या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपकी फीलिंग्स को समझने के बजाय सिर्फ अपने बारे में सोचता है? अगर हां, तो आपने नार्सिसिज्म को करीब से देखा है। हम सभी अपने बारे में सोचते हैं, यह नेचुरल है। लेकिन कुछ लोग खुद को लेकर इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि वे दूसरों की इमोशंस, थॉट्स और प्रॉब्लम्स को देख ही नहीं पाते। वे एक छोटे से दायरे में जीते हैं, जहां उनकी पूरी दुनिया का सेंटर सिर्फ मैं होता है। यही नार्सिसिज्म है। अगर आप ध्यान दें, तो देखेंगे कि ऐसे लोग हमेशा अपनी ही बातें करते हैं। अगर आप उन्हें अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, तो वे तुरंत उसे अपनी किसी और बड़ी प्रॉब्लम से जोड़कर बताने लगेंगे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे जरूरी चीज उनकी खुद की इमेज होती है। नार्सिसिज्म सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं है जो दूसरों के सामने खुद को महान दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एक गहरे लेवल पर हर इंसान के अंदर पाया जाता है। सच कहें, तो हम सभी किसी ना किसी रूप में आत्ममुग्ध होते हैं। जब कोई हमारी प्रेज करता है, तो हमें अच्छा लगता है, और जब कोई हमारी क्रिटिसिज्म करता है, तो हमें बुरा लगता है। लेकिन जो लोग पूरी तरह से सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, वे इस भावना को अपनी पूरी आइडेंटिटी बना लेते हैं।
उनके लिए दुनिया केवल उन्हीं के अराउंड घूमती है। चाइल्डहुड में हर बच्चा स्वाभाविक रूप से सेल्फ सेंटर्ड होता है। एक छोटे बच्चे के लिए उसकी दुनिया बस वही होती है। वो ये नहीं समझ पाता कि उसके पेरेंट्स भी टायर्ड हो सकते हैं या स्ट्रेस्ड हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें दूसरों की फीलिंग्स को समझने की क्षमता यानी एम्पैथी विकसित करनी चाहिए। हमें यह सीखना चाहिए कि हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स और हैप्पीनेस के साथ जी रहा है और हम अकेले इस दुनिया के सेंटर में नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग इस चेंज से नहीं गुजरते, वे उसी सेल्फ सेंटर्ड माइंडसेट के साथ बड़े होते हैं। ये कई कारणों से हो सकता है। शायद उनके पेरेंट्स ने उन्हें हमेशा ये फील कराया कि वे स्पेशल हैं, कि वे दूसरों से बेटर हैं। या फिर हो सकता है कि वे अपने चाइल्डहुड में नेग्लेक्टेड रहे हों और इसलिए अब वे दुनिया से वही लव एंड अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हो जो उन्हें पहले नहीं मिला। कुछ लोग अपने लाइफ स्ट्रगल्स से इतनी गहराई से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि वे हर चीज को अपने पेन के लेंस से देखने लगते हैं। अगर वे किसी मुश्किल समय से गुजरे हैं तो उन्हें यह अनुभव होता है कि दुनिया उनके साथ अन्याय कर रही है, इसलिए वे अपने दर्द को बाकी सभी चीजों से ऊपर रखते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि हर इंसान के जीवन में स्ट्रगल्स होते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सन को पहचानना मुश्किल नहीं है। वे अक्सर अपनी ही स्टोरीज सुनाने में बिजी रहते हैं। वे आपकी बातों को इंटरप्ट करके अपनी बात रखना पसंद करते हैं। अगर आप उन्हें कोई सजेशन दें तो वे उसे इग्नोर कर देंगे या ऐसे लेंगे जैसे आप उनकी क्रिटिसिज्म कर रहे हो। उन्हें लगातार प्रेज और वैलिडेशन की जरूरत होती है और अगर वे इसे नहीं पाते तो वे इरिटेटेड हो जाते हैं। वे खुद को दुनिया से अलग और स्पेशल मानते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हमेशा दूसरों से बेटर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर कोई उनकी प्रेज करता है तो वे उसे पसंद करते हैं, लेकिन अगर कोई उनकी मिस्टेक्स को हाईलाइट करे तो वे तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं या उस व्यक्ति को अपना एनिमी मान लेते हैं। आत्ममुग्धता नार्सिसिज्म का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह इंसान के रिश्तों को बर्बाद कर सकती है। एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति कभी भी किसी रिश्ते में बैलेंस बनाए नहीं रख सकता, क्योंकि उनके लिए सबसे जरूरी चीज सिर्फ उनकी सेल्फ इमेज होती है। वे अपने पार्टनर की इमोशंस को नहीं समझते और अपने दोस्तों से भी सिर्फ उतना ही रिश्ता रखते हैं जितना उनके लिए बेनिफिशियल हो। सच्चाई यह है कि नार्सिसिज्म एक स्पेक्ट्रम पर होती है। हर इंसान में थोड़ा बहुत नार्सिसिस्टिक बिहेवियर हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि वे दूसरों के लिए टॉक्सिक बन जाते हैं। वे सिर्फ अपनी दुनिया में जीते हैं और बाकी सबको अपनी जरूरतों के हिसाब से यूज करते हैं। अगर हम सच में खुद को नार्सिसिज्म से बचाना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। हमें दूसरों की इमोशंस और नीड्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना होगा जितना हम अपनी फीलिंग्स को देते हैं। पहला स्टेप यह है कि हमें एक्सेप्ट करना होगा कि कभी-कभी हम भी नार्सिसिस्टिक होकर सोचते हैं। जब हम किसी कॉन्वर्जेशन में होते हैं, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं सामने वाले की इमोशंस को उतना ही वैल्यू दे रहा हूं जितना अपनी इमोशंस को? अगर आंसर नहीं है, तो हमें खुद में बदलाव लाने की जरूरत है। हमें दूसरों की बातों को सुनने की हैबिट डालनी होगी और यह समझना होगा कि हर इंसान अपनी परेशानियों से गुजर रहा है। हमें सिर्फ अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरों की इमोशंस को भी फील करना चाहिए। टॉक्सिक नार्सिसिज्म से बचना जरूरी है। नार्सिसिज्म का दूसरा पहलू यह भी है कि हमें ऐसे लोगों से बचना होगा जो एक्सट्रीम लेवल के नार्सिसिस्टिक हैं। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जो सिर्फ अपनी तारीफ करता है और आपकी इमोशंस की वैल्यू नहीं करता, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है। नार्सिसिज्म इंसानी नेचर का एक हिस्सा है, लेकिन जब ये एक्सट्रीम हो जाती है, तो ये सिर्फ हमें नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी डैमेज करती है। अगर हम सच में एक बेटर इंसान बनना चाहते हैं, तो हमें खुद को दूसरों की जगह रखकर देखना होगा। हर इंसान की लाइफ में उसकी अपनी स्ट्रगल्स होती है। जब हम नार्सिसिज्म से बाहर आकर एक बैलेंस्ड और सेंसिटिव इंसान बनते हैं, तब हम सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि अपने रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रांग बनाते हैं। असली समझदारी इसी में है कि हम खुद को दूसरों की इमोशंस से कनेक्ट कर सके और अपनी दुनिया को सिर्फ मैं से हटाकर हम की ओर ले जा सके। ये सच है कि लोग अक्सर वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं।
हम सभी एक भूमिका निभा रहे होते हैं, एक ऐसा चेहरा दिखा रहे हैं जो समाज को स्वीकार्य हो, जो लोगों को पसंद आए। लेकिन क्या होगा अगर हम इस खेल को समझ लें और इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीख जाएं? हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग हमेशा अपने वास्तविक रूप को छुपाने की कोशिश करते हैं। वे वही चेहरा नहीं दिखाते जो वे सच में हैं, बल्कि वह दिखाते हैं जो उन्हें दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरी लगता है। समाज में हर व्यक्ति एक रोल निभा रहा होता है, एक ऐसा किरदार जिसे या तो उसने खुद चुना है या फिर परिस्थितियों ने उसे निभाने पर मजबूर कर दिया है। आप किसी भी प्रोफेशन को देख लें, एक पॉलिटिशियन जनता को प्रभावित करने के लिए एक अलग पर्सना अपनाता है। एक एक्टर सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी एक भूमिका निभाता है। एक बिजनेसमैन अपने क्लाइंट्स के सामने हमेशा कॉन्फिडेंट दिखता है, भले ही अंदर से वह डरा हुआ हो। हम सभी जाने अनजाने इस गेम का हिस्सा है। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो हम उसके असली स्वभाव को नहीं देखते। हम उसकी स्माइल, उसके वर्ड्स और उसकी बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं। हमें लगता है कि वही उसका असली रूप है, लेकिन अक्सर यह सिर्फ एक मास्क होता है। लोग अपने अंदर की असलियत को बाहर नहीं आने देते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर दुनिया ने उन्हें उनकी असली आइडेंटिटी में देख लिया, तो शायद वे एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। हर इंसान का असली स्वभाव तभी दिखता है जब वह अकेला होता है। जब कोई उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता, तब वह असल में वैसा होता है जैसा वह है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बनावटी स्माइल के। लेकिन जैसे ही हम किसी के सामने आते हैं, हमारी रोल प्लेइंग शुरू हो जाती है। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करते हैं, अपने वर्ड्स को तोलते हैं और खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसा हमें लगता है कि सामने वाले को पसंद आएगा। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। जब हम स्कूल में होते हैं, तो हमें डिसिप्लिन दिखाना पड़ता है, भले ही हमारा मन मस्ती करने का हो। जब हम जॉब पर जाते हैं, तो हमें हमेशा प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट दिखना होता है, भले ही अंदर से हम नर्वस हों। जब हम सोसाइटी में होते हैं, तो हमें किंड और म्यूटर दिखना होता है, भले ही हमारे माइंड में कुछ और ही चल रहा हो। लोग रोल्स इसीलिए निभाते हैं क्योंकि ये उन्हें सोसाइटी में एक्सेप्टेंस दिलाती है। एक एम्प्लॉय अपने बॉस के सामने एक आइडियल एम्प्लॉय की भूमिका निभाता है। एक लीडर जनता के सामने ऑनेस्टी का मास्क पहनता है, और एक दोस्त भी कई बार अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपाकर वही दिखाता है जो उसके फ्रेंड को अच्छा लगे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हम इन रोल्स के जाल में फंस चुके हैं? क्या हम अपने असली नेचर से इतने दूर हो चुके हैं कि हमें खुद भी नहीं पता कि हम असल में कौन हैं? अगर आप लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो आप समझ सकते हैं कि कौन अपनी ट्रू इमोशंस को छुपा रहा है और कौन सच बोल रहा है। जब कोई इंसान जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि वो अंदर से इनसिक्योर फील कर रहा हो। जब कोई ओवर काइंड बनने की कोशिश करता है, तो पॉसिबल है कि वो अपनी रियल फीलिंग्स को हाइड कर रहा हो। किसी के चेहरे पर बनी हुई स्माइल हमेशा उनके मन की सच्चाई नहीं दिखाती। कभी कभी उनकी आंखों में छिपा फियर, उनके हाथों की हल्की सी मूवमेंट, उनकी वॉइस का स्लाइट वाइब्रेशन, ये सब उनके अंदर के ट्रूथ को रिवील कर सकता है। लेकिन इस गेम में सिर्फ ऑडियंस बनकर रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस रूल को समझ लें, तो आप इसे अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। जब आपको किसी से कुछ अचीव करना हो, तो आप भी अपनी रोल प्लेइंग को इस तरह मोल्ड कर सकते हैं कि सामने वाला आपके इन्फ्लुएंस में आ जाए। आप अपनी वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस का सही यूज करके लोगों को वही दिखा सकते हैं जो वे देखना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या हमें भी इस गेम का हिस्सा बनना चाहिए? क्या हमें भी एक मास्क पहनकर सोसाइटी में अपनी जगह बनानी चाहिए? इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। अगर आप इस दुनिया में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि रोल प्लेइंग इस सोसाइटी का एक हिस्सा है। आपको ये सीखना होगा कि कब और कैसे खुद को इस खेल में शामिल करना है। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में हैं, तो आप अपना कॉन्फिडेंस शो करेंगे, चाहे आप अंदर से नर्वस ही क्यों ना हो। अगर आप किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन से मिल रहे हैं, तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल और बिहेवियर को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि वो आपसे इंप्रेस हो जाए। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि कहीं ये रोल प्लेइंग आपकी रियल आइडेंटिटी को दबा ना दे।
अगर आप हमेशा एक मास्क लगाए रहेंगे, तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आपको खुद भी ये एहसास नहीं होगा कि आप असल में कौन हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि इस रूल को अपने बेनिफिट के लिए यूज करें, लेकिन अपनी ट्रू आइडेंटिटी को न भूलें। दुनिया एक मंच है और हम सभी इस स्टेज पर अपनी अपनी रोल्स निभा रहे हैं। ये दुनिया एक मंच है और हर कोई यहाँ कोई ना कोई भूमिका निभा रहा है। कोई ये साबित करने में लगा है कि वह बहुत सफल है, कोई ये दिखाने में जुटा है कि वह बहुत खुश है, और कोई अपने दुख को छुपाकर मुस्कान का मुखौटा पहने हुए है। लेकिन अगर आप इस खेल को समझ जाएं, तो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप यह समझने लगते हैं कि लोग केवल वही नहीं हैं जो वे दिखते हैं, बल्कि उनके पीछे भी एक असली चेहरा छुपा होता है, तब आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। आप झूठी मुस्कानों के पीछे छुपे दर्द को देख सकते हैं, बनावटी आत्मविश्वास के पीछे की असुरक्षा को महसूस कर सकते हैं, और दिखावे के शब्दों के पीछे छुपी सच्चाई को पहचान सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी से मिलें, तो सिर्फ उसकी बातों पर ध्यान ना दें, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करें कि वह किस भूमिका को निभा रहा है। और सबसे जरूरी बात, इस दुनिया में अपनी भूमिका ऐसे निभाएं कि आप खुद को भी ना भूलें, क्योंकि असली जीत इसी में है कि आप दुनिया के इस खेल को खेलें, लेकिन अपनी असल पहचान को खोए बिना। ईर्ष्या का खेल, ईर्ष्या का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को अंदर से खोखला कर देती है। यह हमें दूसरों की उपलब्धियों पर इतना केंद्रित कर देती है कि हम अपनी खुद की क्षमताओं को नजरअंदाज करने लगते हैं। हमारे लक्ष्य पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान इस पर होता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है और हम उससे आगे कैसे निकल सकते हैं। अगर हम अपने आसपास गौर करें, तो पाएंगे कि लोग ईर्ष्या को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं। कुछ इसे खुलकर दिखाते हैं, वे आपकी सफलता को छोटा साबित करने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने के बहाने तलाशेंगे, या आपकी उपलब्धियों को सिर्फ लक कहकर टाल देंगे। वहीं कुछ लोग इसे छुपाते हैं, बाहर से आपकी प्रेस करेंगे, लेकिन उनकी आंखों और शब्दों में एक छुपा हुआ दर्द झलकता रहेगा। वे आपकी मदद करने का दिखावा तो करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर चाहेंगे कि आप असफल हो जाएं। ईर्ष्या सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। ये वर्कप्लेस, दोस्ती, रिश्तों और यहाँ तक कि परिवारों में भी देखी जा सकती है। भाई बहनों, सहकर्मियों और यहाँ तक कि सबसे करीबी दोस्तों के बीच भी ये भावना पनपती है। किसी को प्रमोशन मिल जाए, कोई अपने ड्रीम करियर बना ले, किसी को मनचाहा जीवन साथी मिल जाए, बस यही वे क्षण होते हैं जब ईर्ष्या चुपके से हमारे मन में घर बना लेती है। अब सवाल ये उठता है, क्या ईर्ष्या को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि यह इंसानी स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन इसे नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। अगर हम समझ जाएं कि ईर्ष्या हमें हमारी खुद की क्षमता से भटकाने का काम करती है, तो हम इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे नकारात्मक भावना बनाने के बजाय प्रेरणा का स्रोत बनाया जा सकता है। अगर कोई हमसे बेहतर कर रहा है, तो हमें उससे लर्न करना चाहिए, न कि उससे जलना चाहिए। दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं, वे सिर्फ अपनी हार्ड वर्क की वजह से ही नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्होंने अपनी ईर्ष्या को सही दिशा में मोड़ा। उन्होंने दूसरों की सफलता से लर्निंग हैबिट डाली, न कि उन्हें देखकर खुद को कोसने में समय गंवाया। इसलिए अगली बार जब आप किसी की सफलता देखकर असहज महसूस करें, तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं इस भावना को अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? अगर हाँ, तो इसे मोटिवेशन बनाइए, और अगर नहीं, तो इसे तुरंत अपने मन से निकाल दीजिए। क्योंकि ईर्ष्या में जलते रहने से कोई आगे नहीं बढ़ता, बल्कि जो इसे पहचान कर उस पर काबू पा लेता है, वही असली विनर होता है। चैप्टर 5, द लॉ ऑफ एग्रेशन, आक्रामकता का नियम। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपके खिलाफ चुपचाप साजिश रच रहा है? क्या आप कभी किसी व्यक्ति के मीठे शब्दों के पीछे छिपे गुस्से और जलन को महसूस कर पाए हैं? दुनिया में हर इंसान आक्रामकता, एग्रेशन, को अलग अलग रूपों में जीता और व्यक्त करता है। कुछ इसे खुलकर दिखाते हैं, तो कुछ इसे मुस्कान के पीछे छिपा लेते हैं। लेकिन एक बात तय है, आक्रामकता हमारे जीवन का हिस्सा है, और इसे समझना हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। आक्रामकता को अक्सर
गलत समझा जाता है। जब हम इस शब्द को सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में हिंसा, गुस्सा और शारीरिक संघर्ष की छवि बनती है। लेकिन असली आक्रामकता हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। ये कई बार बहुत सूक्ष्म, सटल और छुपी हुई, हिडन होती है। ये सिर्फ शारीरिक रूप में नहीं, बल्कि शब्दों, भावनाओं और मानसिक खेलों, माइंड गेम्स के रूप में भी सामने आती है। कुछ लोग आक्रामकता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ इसे नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं। समाज में हर इंसान के भीतर किसी न किसी रूप में आक्रामकता मौजूद होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे नियंत्रित और सही दिशा में मोड़ना जानते हैं, जबकि कुछ इसे दूसरों के खिलाफ नफरत और बदले की भावना में बदल देते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें विनम्र, पोलाइट और शांत, काल्म रहना चाहिए। हमें अपने गुस्से को दबाना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में गुस्से को दबाना सही तरीका है, या फिर हमें इसे समझकर सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए? जब हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, तो हमें आक्रामकता के अलग-अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक सीधा टकराव, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन। कुछ लोग अपने गुस्से को खुलकर जाहिर करते हैं। वे बिना किसी डर के बहस करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए जोर लगाते हैं और कभी-कभी लड़ाई तक करने को तैयार हो जाते हैं। इसे खुले रूप में दिखने वाली आक्रामकता, ओवर्ट एग्रेशन कहते हैं, जिसे पहचानना आसान होता है। दो छुपी हुई आक्रामकता, पैसिव एग्रेशन। कुछ लोग अपनी आक्रामकता को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। वे अपनी नाराजगी को मीठे शब्दों और दिखावे की मुस्कान में लपेट कर पेश करते हैं। ये लोग सीधे लड़ाई नहीं करते, बल्कि दूसरों के खिलाफ गुप्त रूप से साजिशें रचते हैं और उनकी सफलता में अड़चन डालते हैं। पैसिव एग्रेशन सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसे पहचानना मुश्किल होता है। ऐसे लोग बाहर से मासूम लग सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर नकारात्मकता फैला रहे होते हैं। पीठ पीछे बुराई और दिखावे के रिश्ते। कुछ लोग होते हैं जो पीठ पीछे बुरा बोलते हैं और दिखावे के रिश्ते निभाते हैं। वे कभी खुलकर अपना गुस्सा नहीं दिखाते, लेकिन उनके अंदर जलन और नफरत पलती रहती है। वे सामने से तो आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन आपकी नाकामयाबी का इंतजार भी करेंगे। कई बार हम खुद भी इस आक्रामकता के शिकार होते हैं, जब हमें दबाया जाता है, जब हमें अनदेखा किया जाता है, जब हमारी मेहनत का श्रेय कोई और ले लेता है। तब हमारे अंदर भी आक्रामकता जन्म लेती है। लेकिन सवाल यह है कि हम इसे कैसे व्यक्त करते हैं? क्या हम इसे सही दिशा में मोड़ते हैं, या इसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं? जो लोग एग्रेशन को समझ जाते हैं और इसे कंट्रोल करना सीख लेते हैं, वे समाज में अपनी एक मजबूत पहचान बना पाते हैं। इतिहास के जितने भी महान लीडर्स, बिजनेसमैन और इन्फ्लुएंशियल लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी एग्रेशन को सही दिशा में मोड़ने की कला सीख ली थी। वे अपने गुस्से और आक्रामक ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय उसे अपने गोल्स को पाने में लगाते थे। उन्होंने टकराव से भागने के बजाय उसका सामना करना सीखा। एग्रेशन को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, क्योंकि यह हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से मौजूद होती है। लेकिन अगर हम इसे समझकर सही दिशा में इस्तेमाल करें, तो यह हमारी ताकत बन सकती है। जब कोई हमें चुनौती देता है, जब कोई हमें कमजोर साबित करने की कोशिश करता है, तो हमें अपनी इस एनर्जी को सेल्फ इंप्रूवमेंट और आत्म सुधार में लगाना चाहिए, ना कि इसे नफरत और बदले की भावना में बर्बाद करना चाहिए। इसलिए अगली बार जब आपको अपने भीतर गुस्से की लहर महसूस हो, तो खुद से पूछे, क्या मैं इसे बेकार की लड़ाई में बर्बाद करने वाला हूं, या इसे अपनी सफलता का हथियार बनाऊंगा? क्योंकि एग्रेशन को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति ही असली विजेता होता है। चैप्टर, भीड़ का अनुसरण करने का नियम। क्या आपने कभी खुद को किसी भीड़ का हिस्सा बनते हुए पाया है, बिना यह सोचे कि आप सच में ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपने कभी किसी ट्रेंड को सिर्फ इसलिए अपनाया है क्योंकि बाकी सब वही कर रहे थे? हम सोचते हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, लेकिन सच ये है कि समाज, कल्चर और हमारे आसपास मौजूद लोग हमें उस दिशा में धकेल रहे होते हैं, जहां हम बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। ये एक अदृश्य ताकत है, जो हमारी सोच, हमारी पसंद और यहां तक कि हमारे सपनों को भी कंट्रोल करती है। हम इंसान सोशल बीइंग्स हैं। जन्म से ही हम एक कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं, और हमें इस बात की परवाह होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं।
हम ये नहीं चाहते कि हमें अलग या अजीब समझा जाए। इसी वजह से कई बार हम अपने असली थॉट्स और डिजायर्स को दबाकर वही रास्ता चुनते हैं जो बाकी सबने चुना होता है। ये हर्ड मेंटालिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। भीड़ का अनुसरण करना हमेशा बुरा नहीं होता। इतिहास में कई बार समाज के नियम और परंपराएं हमें सेफ्टी और स्टेबिलिटी देने में मदद करती हैं। लेकिन जब यह अनुसरण बिना सोचे समझे आंख मूंद कर किया जाता है, तब यह डेंजरस हो सकता है। जब हम सिर्फ इसलिए कोई फैसला लेते हैं क्योंकि सब यही कर रहे हैं, तो हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को कमजोर कर देते हैं। अगर आप गौर करें, तो पाएंगे कि यह प्रवृत्ति हमारे जीवन के हर हिस्से में मौजूद है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाना ही सफलता की निशानी है। कॉलेज में हमें वही कोर्स चुनने के लिए कहा जाता है जो सेफ हो, भले ही हमारी असली इंटरेस्ट किसी और चीज में हो। जॉब में हम वही काम करते हैं जो समाज में रिस्पेक्टेड माना जाता है, बिना ये सोचे कि क्या वह वास्तव में हमें हैप्पीनेस देता है। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब कोई नया ट्रेंड आता है, तो लोग बिना सोचे समझे उसे फॉलो करने लगते हैं। कोई नया फैशन, कोई नया थॉट, कोई नया चैलेंज, लोग इसे अपनाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि वे भीड़ से अलग नहीं दिखना चाहते। वे नहीं चाहते कि लोग उन्हें आउटडेटेड समझे। ये प्रवृत्ति हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करने लगती है और धीरे धीरे हम ये फॉरगेट कर देते हैं कि हम असल में क्या चाहते थे। हिस्ट्री गवाह है कि जब जब लोगों ने बिना सवाल किए हर्ड मेंटेलिटी को अपनाया है, तब तब समाज को भारी नुकसान हुआ है। कई बड़े वॉर्स, सामाजिक उथल पुथल, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये सब ब्लाइंड फॉलोइंग का नतीजा रहे हैं। लोग बिना यह सोचे कि ट्रूथ क्या है, केवल इसलिए किसी विचार को अपना लेते हैं क्योंकि बाकी सब उसे सही मान रहे होते हैं। जो लोग भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं, वही दुनिया में कुछ नया और रेवोल्यूशनरी करने में सक्षम होते हैं। अगर आप हिस्ट्री के महान इन्वेंटर्स, आर्टिस्ट और थिंकर्स को देखें, तो पाएंगे कि वे कभी भी आम भीड़ का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने हमेशा सवाल किए, उन्होंने अपने रास्ते खुद चुने। वे इस डर में नहीं जीते थे कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि मैं क्या नया कर सकता हूं। इसलिए अगली बार जब आप किसी क्राउड का हिस्सा बनने लगे, तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं यह सच में अपने मन से कर रहा हूं या सिर्फ इसीलिए क्योंकि बाकी सब यही कर रहे हैं। अगर आपका जवाब दूसरा है, तो ये समय है खुद को पहचानने का, अपनी सोच को एक नई डायरेक्शन देने का और इस भीड़ से बाहर निकलकर अपनी अलग राह बनाने का। क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने भीड़ का अनुसरण करने के बजाय भीड़ को एक नई दिशा दी। चैप्टर 7, द लॉ ऑफ डेथ डिनाइल, मृत्यु के भय का नियम असफलता, अकेलापन या फिर कुछ और। असल में हमारा सबसे गहरा डर डेथ यानी मृत्यु है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो हमें जीवन भर सताती रहती है, चाहे हम इसे एक्सेप्ट करें या नहीं। हम में से अधिकतर लोग मृत्यु के बारे में सोचने से बचते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम इस डर का सामना करें, तो क्या यह हमारे जीवन को और भी मीनिंगफुल नहीं बना देगा? मृत्यु के भय को समझना और स्वीकार करना शायद सबसे कठिन चीजों में से एक है। हम हमेशा यह मानते हैं कि मृत्यु दूसरों के साथ होगी, लेकिन खुद के साथ नहीं। हमें लगता है कि यह हमसे बहुत दूर है, कि इसे समय पर टाला जा सकता है। जीवन की भागदौड़ में हम अपनी मृत्यु के विचारों को दिमाग से बाहर रखते हैं। हम अपनी होप्स, ड्रीम्स और डेली कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें लगता है कि मृत्यु हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि मृत्यु का डर ही हमारे जीवन को कंट्रोल करता है। ये डर हमारे छोटे छोटे डिसीजंस को भी अफेक्ट करता है। हम जो काम करते हैं, वे सिर्फ इसलिए नहीं होते कि हम उन्हें चाहते हैं, बल्कि कई बार यह डर हमें उन डिसीजंस की तरफ धकेलता है जो शायद हम खुद से नहीं लेना चाहते। जो लोग क्राउड से अलग सोचने की करेज रखते हैं, वही दुनिया में कुछ नया और रेवोल्यूशनरी करने में सक्षम होते हैं। अगर आप इतिहास के महान इन्वेंटर्स, आर्टिस्ट और थिंकर्स को देखें, तो पाएंगे कि वे कभी भी आम क्राउड का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने हमेशा क्वेश्चंस किए, अपने रास्ते खुद चुने। वे इस डर में नहीं जीते थे कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि उन्होंने यह सोचा कि मैं क्या नया कर सकता हूं। इसलिए अगली बार जब आप किसी क्राउड का हिस्सा बनने लगे, तो खुद से एक क्वेश्चन पूछें,
क्या मैं यह सच में अपने माइंड से कर रहा हूं या सिर्फ इसीलिए क्योंकि बाकी सब यही कर रहे हैं? अगर आपका जवाब दूसरा है, तो ये टाइम है खुद को आइडेंटिफाई करने का, अपनी थिंकिंग को सही डायरेक्शन देने का और इस क्राउड से बाहर निकलकर अपनी यूनिक पाथ बनाने का। क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों को रिमेंबर करता है जिन्होंने क्राउड का फॉलो करने के बजाय क्राउड को एक नई डायरेक्शन दी। चैप्टर 7, द लॉ ऑफ डेथ डिनाइल, मृत्यु के भय का नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में सबसे बड़ा फियर क्या है? क्या यह फेलियर है या फिर लोनलीनेस? शायद इनमें से कुछ भी नहीं। असल में हमारा सबसे डीपेस्ट फियर डेथ है। फियर ऑफ डेथ एक ऐसी भावना है जो हमें जीवन भर हॉन्ट करती है, चाहे हम इसे स्वीकार करें या नहीं। हम में से अधिकांश लोग डेथ के बारे में सोचने से अवॉइड करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम डेथ के डर का फेस करें, तो क्या यह हमारे जीवन को और भी मीनिंगफुल नहीं बना सकता? फियर ऑफ डेथ को समझना और स्वीकारना शायद सबसे चैलेंजिंग कार्यों में से एक है। हम हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि डेथ सिर्फ दूसरों के साथ होगी, लेकिन खुद के साथ नहीं। हम सोचते हैं कि ये फार अवे है, कि हम इसे डिले कर सकते हैं। लाइफ की हसल में हम अपनी डेथ के विचारों को इग्नोर कर देते हैं। हम अपनी होप्स, ड्रीम्स, गोल्स में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें लगता है कि डेथ हमारे जीवन का पार्ट नहीं है। लेकिन ट्रूथ ये है कि फियर ऑफ डेथ ही हमारे लाइफ को कंट्रोल करता है। ये फियर हमें जीवन के स्मॉल डिसीजंस तक में इन्फ्लुएंस करता है। हम जो काम करते हैं वे सिर्फ इसीलिए नहीं होते कि हम उन्हें वांट करते हैं। हमारे डर अक्सर इसलिए नहीं होते कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि मृत्यु, डेथ, हमें बिना किसी तैयारी के पकड़ ले। हमारी सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि कहीं हम अधूरी जिंदगी जीकर ना चले जाएं। यही कारण है कि हम अपनी जिंदगी के फैसले लेते समय फ्यूचर में आने वाली डेथ को इग्नोर करते हैं और उन चीजों को पोस्टपोन करते रहते हैं जो हमें सही समय पर करनी चाहिए। हमारा डर अक्सर हमारी एक्सपेक्टेशन से जुड़ा होता है। खुद से कहते हैं, अभी तो मेरी जिंदगी की शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, मैं अपने ड्रीम्स पूरे करूंगा। लेकिन धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है और हम अपने गोल्स को डिले करते रहते हैं। डेथ के विचारों से बचने के लिए हम अनजाने में अपनी स्पीड को स्लो कर लेते हैं। हम मरने से डरते हैं, लेकिन जीने का सही तरीका भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं वो कभी वापस नहीं आएगा। हर किसी ने कभी ना कभी अपने अंदर डेथ का डर फील किया होगा। जब किसी क्लोज पर्सन की डेथ होती है, तो हमें रियलाइज होता है कि एक दिन हमें भी इस रियलिटी को फेस करना होगा। उस मोमेंट में हमें लाइफ की फ्रैजिलिटी का एहसास होता है और यह भी कि हम कितनी जल्दी इसे खो सकते हैं। डेथ का डर सिर्फ हमारी मेंटल स्टेट को ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है। लेकिन इस फियर का एक दूसरा पहलू भी है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ये डर हमें उस डायरेक्शन में पुश करता है जहां हम अपने जीवन का असली वैल्यू समझ सकते हैं। जब हम डेथ के थॉट्स को फेस करते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि लाइफ लिमिटेड है और हर मोमेंट प्रेशियस है। डेथ के डर से हम सिर्फ बचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि यह हमें खुद से सवाल करने का मौका देता है, मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं? दूसरी ओर, जो लोग डेथ को डिनाई करते हैं, वे लाइफ को एम्प्टी फील करते हैं। वे ना सिर्फ अपने लाइफ के पर्पस से भटक जाते हैं, बल्कि हर कदम पर ये फियर फील करते हैं कि उनका जीवन अधूरा रह जाएगा। वे टाइम का सही यूज नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि डेथ कभी दूर नहीं जाती। वे बिना किसी गोल के, बिना किसी पर्पस के लाइफ जीते रहते हैं। लेकिन असली समझ यह है कि जब हम मृत्यु के डर का सामना करते हैं और उसे स्वीकारते हैं, तभी हम अपने जीवन को पूरी तरह जी सकते हैं। हर दिन को इतना मूल्यवान बना सकते हैं कि हमें कभी यह महसूस न हो कि हमने अपनी जिंदगी व्यर्थ गंवा दी। जब हम मृत्यु को नकारने के बजाय एक सच्चाई के रूप में स्वीकारते हैं, तो हमें अपने जीवन की वास्तविकता को समझने का अवसर मिलता है। हम अपनी सीमाओं, अपनी शक्तियों और अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं। मृत्यु को स्वीकार करने से हमें अपने ड्रीम्स को चेज करने, अपने फियर्स को
ओवरकम करने और जीवन के हर मोमेंट को पूरे दिल से जीने की इंस्पिरेशन मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे जल्द अपनाने की कोशिश करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने जीवन को अधिक मीनिंगफुल और वैल्यूएबल बना सकते हैं। इसलिए जब भी आपको मृत्यु का डर महसूस हो, खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं इस डर को अपने जीवन को बेहतर जीने की इंस्पिरेशन में बदल सकता हूं? बुक के अंत में हमें यह समझ आता है कि ह्यूमन नेचर कितना कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस है। हर व्यक्ति के अंदर गहरे इमोशंस और थॉट्स चलते हैं, जिन्हें पूरी तरह से समझ पाना मुश्किल होता है। लेकिन जब हम इन पैटर्न्स को समझने लगते हैं, तो हम न केवल दूसरों के बिहेवियर को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, बल्कि खुद को भी एक नई पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स हमें सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी के महत्व को बताते हैं और यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने और दूसरों के बीच के रिलेशंस को और भी स्ट्रांग और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। हर इंसान के अंदर अग्रेशन, जेलसी, फियर और दूसरी हिडन फीलिंग्स होती है। जब हम इन इमोशंस को पहचानते और समझते हैं, तो हम अपनी लाइफ में बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं और रिलेशनशिप्स में कम मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब हम ह्यूमन नेचर के इन प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं, तो हम न सिर्फ अपने पर्सनल बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी ज्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। लाइफ में जिस तरह से हम दूसरों के साथ ट्रीट करते हैं, वही हमें वापस मिलता है। इसलिए खुद को और दूसरों को समझने की कोशिश करना न सिर्फ हमें इनर पीस देता है, बल्कि हमारी लाइफ को और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। एनएसयू बुक एक्सप्लोटेन साथ से जुड़े रहें और इसी तरह के और भी डीप नॉलेज से भरे वीडियोस देखते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने की कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।